नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का संगरिया पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पाठ 9 फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का हम आज कवि परिचय और पाठ परिचय अभी अपन देखेंगे कि इनकी जो रुबाइयाँ और गज़ल है उसकी विषय वस्तु क्या है और इस पाठ के लेखक परिचय कवि परिचय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके अपन विशेष चर्चा देखेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय में इनका मूल नाम क्या है? क्या इनका नाम फिराक गोरखपुरी ही है? तो इसका जवाब है मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय ये फिराक नाम से लिख रहे हैं और ये गोरखपुर के हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? फिराक गोरखपुरी। अब दूसरा जो प्रश्न बनता है मूल नाम के बाद में, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? जन्म की जहां बात आती है 28 अगस्त 1896। 28 अगस्त 1896 में, ठीक है। और कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ये गोरखपुर निवास स्थान होने की वजह से इन्होंने अपना जो है पीछे क्या लगाया है? गोरखपुरी लगाया है। फिराक इनका उपनाम है, मूल नाम क्या हो गया? रघुपति सहाय। अब उनके बाद में इनकी शिक्षा की बात करें अपन, शिक्षा किनकी? फिराक गोरखपुरी की। तो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, सबसे पहले जीवन में कहां से शुरुआत होती है? रामकृष्ण परमहंस जो आपके कौन है? ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। उनकी कहानियों से उनके जीवन में शुरुआत होती है। बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं हैं? अरबी, फारसी और अंग्रेजी। इन तीन भाषाओं में इन्होंने जो है अपने जो है शुरुआत करते हैं इसकी। उसके बाद में 1917 के अंदर जो है आपके क्या करते हैं? ये डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, जो आपके अंग्रेजों के जमाने में बहुत बड़ा पद था। 1917 में डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर वो बन जाते हैं। और उसके बाद में स्वराज जब आंदोलन शुरू होता है तो 1918 में इन्होंने क्या कर दिया है? इस पद से त्याग पत्र दे दिया, पद त्याग दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का आह्वान था कि भाई हमें जो है अंग्रेजी सरकार का जो है क्या करना है? असहयोग करना। असहयोग आंदोलन चला और उसके चलते हुए स्वराज आंदोलन के तहत इन्होंने क्या कर दिया? इस पद से त्याग पत्र दे दिया। बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, ठीक है। और अंग्रेजी जो पद पर थे पदासीन, उन सब ने त्याग पत्र दिया। तो इसी सिलसिले में इन्होंने भी अपने डिप्टी कलेक्टर पद से त्याग पत्र दे दिया और वो जो है देश की आज़ादी में हिस्सा लिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के क्या बने? ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। विभाग में अध्यापक। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई है? ये इनकी हो गई है शिक्षा। तो शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि किन किन भाषाओं का उनको ज्ञान था, वो किस पद पर कार्यरत थे, फिर उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी चीज़। अब आता है इनका सम्मान।
सम्मान में सबसे पहला सम्मान कौन सा सम्मान मिला है इनको? इनको मिला है गुले नगमा, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको इसी के लिए मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार गुले नगमा के लिए। और उसके बाद में अगली बात आती है आपके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। नेहरू पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार जो है इनको मिले हैं। तो ये सम्मान हमें ध्यान रखना है, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा रूस सरकार का जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये इनको मिला है। आगे हम बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की। महत्वपूर्ण रचनाएं, बच्चों ये रचनाएं हमें याद रखनी रहेंगी, साहित्य परिचय में हमें इन्हें स्पेशली लिखना रहेगा। तो सबसे पहले आती है, जैसे पहले कौन सी है, गुले नगमा, जिसके लिए उनको 3 पुरस्कार मिले हैं। दूसरी प्रमुख रचना बज़्म जिंदगी, बज़्म जिंदगी। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो रंगे शायरी, चौथी रचना देखें तो उर्दू गजल खोई, उर्दू गजल गोई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी मृत्यु कब हुई? निधन हुआ है इनका सन 1983 में। बच्चों ये तो हो गए इनके जीवन के सामान्य से परिचय, जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बाद। अब हम आगे बात करते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभलो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरी नगमों को नींद आती है। मतलब ये बताते हैं कि अब जो है मेरा जाने का समय आ गया है, तो अब जो नए कवि हैं, नए शायर हैं, नए जो गायक हैं, वो क्या करें, अब आओ और वो क्या करें, कुछ नई नई गजलें, नए नए गीतों की रचना करें। इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो उर्दू शायर जो थे उनमें बड़ा हिस्सा किसका था? रोमानियत का था, कल्पनाओं का था, प्रेम का था, रहस्य का, शास्त्रीयता से बंधा हुआ था। लेकिन जो ही फिराक गोरखपुरी आते हैं, उन्होंने क्या किया है, लोक जीवन और प्रकृति जो नेचर है उससे जुड़ी हुई जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने गजलों में, शेरों में और रुबाइयों में उनको प्रयोग में लाया है। तो नज़ीर अकबराबादी और अल्ताफ हुसैन हॉली, इसी प्रकार से फिराक गोरखपुरी जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नई सोच लाकर, नए जो मजमून, नए विषय, नए प्रतीक, नए बिंबों का प्रयोग इन्होंने उर्दू गजल में किया है और उर्दू को हिंदी के नजदीक लाने का काम किया है। फिराक गोरखपुरी ने क्या किया है, परंपरागत भावबोध और श्रृंगार शब्द भंडार का उपयोग किया,
लेकिन उसमें नए विषयों का चयन किया और नए प्रतीकों का उन्होंने चयन किया है। इसी तरह से समाज से जुड़ी हुई जो खबरें हैं या समाज से जुड़े हुए दुख दर्द हैं वो भी इन्होंने अपने इसमें शामिल किया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उर्दू शायरी और लाक्षणिक प्रयोग, इसको मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने में ये बड़े महारत हासिल थी और सिर्फ लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। और एक एक इसमें क्या होता है, यानी एक ही तरह का संवाद प्रमुख होता है। अब मीर और गालिब की तरह फिराक गोरखपुरी भी क्या है, ये अभी कहने में इस शैली के जो है उन्होंने प्रयोग किया है। तो फिराक गोरखपुरी, मिर्जा गालिब है ना, और मीर, इनके जो है गजलें एक जैसे ही दिखती हैं। तो ये प्रकृति, मौसम और भौतिकी सौंदर्य के विषय बनाकर इन्होंने क्या किया है, शेर व शायरी का प्रयोग किया है। ये तो इनका हो गया कवि परिचय। अब बात अपन करते हैं कि इनकी जो पाठ की विषय वस्तु है उसमें क्या क्या बात कही गई है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जब हम पाठ पढ़ें तो हम ये सारी चीज समझ में आ जाए कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। फिराक गोरखपुरी ने रुबाई छंद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूं। रुबाई ये एक उर्दू छंद है। कौन सा छंद है? उर्दू छंद है। इस छंद की क्या विशेषता होती है? 4 पंक्तियां होती है, उसमें 1, 2 और 4 में क्या होता है, तुकबंदी रहती है। पंक्ति में तुकबंदी है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वह क्या होती है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र रहती है, उसमें तुकबंदी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी रहेगी कि रुबाई क्या है। अब रुबाई में क्या बताया गया है, यहाँ पर जिस प्रकार से सूरदास ने वात्सल्य रस का वर्णन किया है कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है क्या करते हैं, ये रुबाई में छोटे बच्चे का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से माँ जो है अपने बच्चे को स्नान कराती है, किस तरह से वहाँ दीपावली के समय घर में रौनक छाई हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके का जो माहौल बना हुआ है। तो वात्सल्य रस का वर्णन करते हैं और उसके साथ ही साथ लोका देना, गुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, दर्प नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये ऐसे ऐसे जो है शब्द हैं। ठीक है, कुछ विलक्षण प्रयोग किए हैं। किसमें? हिंदी में। हिंदी और उर्दू को और लोक भाषा का अनूठा गठबंधन। इसमें हिंदी के भी शब्द मिलेंगे, उर्दू के भी शब्द मिलेंगे और लोक भाषा के भी जो है शब्द मिलेंगे। जैसे लोका देना, ये लोक भाषा का शब्द है, बच्चे को उछाल कर खेलना। ठीक है, इसी तरह से आपके बात आती है कि गेसु मतलब बालो, ये आपके उर्दू शब्द हुआ, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे उर्दू, हिंदी और लोक भाषा का सम्मिश्रण इन कविताओं में देखने को मिलता है, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी रूप में पल्लवित करना चाहते थे। गांधी जी जो है उस समय 2 तरह की बात चलती थी। एक तो आपके हिंदी, जिसे अपन खड़ी बोली हिंदी पे बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी, और दूसरा है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी। हिंदुस्तानी भाषा में और खड़ी बोली हिंदी में अंतर क्या है? खड़ी बोली हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, वो कहलाती है खड़ी बोली हिंदी। और उसके बाद दूसरी जो है आपके कौन सी भाषा? दूसरी भाषा आपके हिंदुस्तानी भाषा। इसमें उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, हिंदी शब्दों का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसमें संस्कृत की जगह उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो वो हिंदुस्तानी भाषा, क्योंकि
आज़ादी से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब अपने ही भारत के ही हिस्से थे और पूरा हिंदुस्तान था। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी जगह हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हो। तो शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद ने भी हिंदुस्तानी भाषा को जो है काम में लिया था। अब उसके बाद हम बात करें आगे, इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को आगे बढ़ाया और उसका विकास करने में अपना योगदान दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब एक छोटा बच्चा चांद को देखकर क्या करता है, जिद करता है कि नहीं मुझे तो ये खिलौना ही चाहिए। ऐसी बात जो है कहाँ पे, सूरदास के साहित्य में भी मिलती है, मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। ये कृष्ण भगवान भी क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उस समय जिद करते हैं। तो ऐसी कैसी जिद यहाँ फिराक गोरखपुरी के द्वारा, बच्चे के द्वारा करवाई गई है। बच्चे को क्या किया जाता है, एक दर्पण दिखे दे देते हैं कि लो बेटा ये चांद जो है जमीन पर आ गया है, खेलो इससे। तो चांद तो जमीन पर आ नहीं सकता, उसका प्रतिबिंब जो है कांच में दिखाकर उसे खुश करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से यहाँ पे कौन से रस की बात होती है, वात्सल्य रस की बात होती है। वात्सल्य रस, जिसमें आपके माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, चांद की परछाई भी क्या है, चांद ही है, ऐसा वो बच्चा समझ लेता है और वह देखकर क्या करता है, खुश होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, और फिर कल्पना आगे बढ़ती है। तो कल्पना की आंखों का भला क्या कहें, रूपवती जो है मुखड़ा। अब आते क्या होता है, दीपावली का वर्णन। दीपावली के वर्णन में क्या बताया है, दीपावली के वर्णन में ये बताया है किस तरह से जो है घरों को पोता जाता है, रंग लगाया जाता है। इसमें बच्चों को जो चीनी मिट्टी के खिलौने भी लाकर दे दिए जाते हैं ताकि वो खेलते रहें। बच्चे घरौंदा बनाते हैं तो माँ एक दीपक लेकर उनके घरौंदों में भी क्या करती है, दीपक जला देती है। इस तरह से बच्चे जो हैं अपनी माँ का जो है सुंदर मुखड़ा देखकर बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। फिर आगे एक और दृश्य दिखाया गया है किसका, यहाँ पर रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन में भी क्या बताया गया है कि रक्षाबंधन पर कैसे रस की पुतली के समान सुंदर जो गुड़िया है वो क्या करती है, वो चमकीले धागों को जो है क्या करती है, अपने भाई की कलाई पे बांधने के लिए तैयार है। तो इस तरह से दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, ये सारे जो बिंब हैं वो इन्होंने अपनी जो है रुबाइयों में प्रस्तुत किया है। जो पहला भाग है रुबाइयाँ, उसमें जो आपके 5 रुबाइयाँ दी गई है। उन 5 रुबाइयों में अलग अलग दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब उसके बाद में आता है गजल। गजल में क्या होता है, गजल में आपके फिराक गोरखपुरी के गजल शामिल है। रुबाइयों की तरह गजल भी क्या है, हिंदी भाषा में क्या है, एक परंपरा जो है बनी हुई है। कुछ लोग जो है उर्दू से जुड़े हुए हैं तो वो गजल और रुबाइयों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसका अद्भुत नमूना यह गजल है। इस गजल में यह बोलती है कि इसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, दर्द भी है, शायर की ठसक भी है, और साथ साथ काव्य शिल्प की वह ऊंचाइयां हैं जो एक गजल की विशेषता मानी जाती है। तो इस गजल में जो है शेर हैं, लगभग 10 शेर हैं। क्या कहलाते हैं ये शेर। अब ये जो शेर हैं ये क्या है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें जो है पीछे की तुकबंदी एक जैसी होती है। वैसे जैसे दोहे स्वतंत्र होते हैं वैसे ही ये आपके क्या हैं, ये शेर स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर 8-10 शेर एक जैसे तुकबंदी वाले अगर उनको एक साथ रचा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो गज़ल का रूप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है फिराक गोरखपुरी ने जो है पहले गज़ल का जो पहला शेर है उसमें किसका वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया गया है। और उसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।
कवि क्या कहता है, नौ रस गुंजे पंखुड़ियों के नाजुक गिर है खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। तो कवि शायर यहाँ पे कहता है कि नौ रस, नया आनंद, खुशी है ना, वो जो है खोलने के लिए पंखुड़ियाँ जो है क्या कर रही हैं, अधखुली पंखुड़ियाँ वो उनकी जो है गांठें वो खुल रही हैं, और उसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग रंग के पंखुड़ियाँ और उनसे निकलने वाली खुशबू चारों ओर फैल रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जो रंग और खुशबू जो है क्या है, पूरे वातावरण में, तो पूरे बगीचे में पंख लगाकर उड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार के जो है शेरो शायरी ये करते हैं। फिर रात्रि के समय का वर्णन करते हैं। रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, और टिमटिमाते हुए तारों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो भी सोना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि वो नींद लेने की चाह है। कवि कहता है कि यहाँ सन्नाटे हैं, मतलब यहाँ पे जो रात्रि का सन्नाटा है वह भी कुछ बोल रहा है, अर्थात जो उनके विरह है, अपने पत्नी प्रियतमा के प्रति प्रेम है, जो रात की सुनसान जो है आवाज़ में उसको ऐसा लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनको सन्नाटे में भी जो है कोई आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो सन्नाटे भी कुछ बोले हैं। इस प्रकार से आगे वो अपनी किस्मत की बात करते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक दूसरे से क्या है, नाराज हैं। ठीक है, दोनों को एक ही काम है। किस्मत जो है मेरे बुरे समय को लेकर क्या करती है, रोती है, और मैं अपने बुरे किस्मत को लेकर रोता रहता हूँ। दोनों को एक ही काम मिला है, नाराजगी है दोनों की। ठीक है, दोनों निराश हैं जीवन से। इस प्रकार की बातें वो इसमें करते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जो आपकी गज़ल है या शेर है, इनमें आपके दो छंद हो गए। एक तो हो गया पहला रुबाई छंद, और दूसरा हो गया शेर गज़ल। ठीक है, अब भाषा की जहां बात आती है तो भाषा 3 भाषाओं का मिश्रण है। एक तो आपकी हिंदी, एक आपकी उर्दू, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, लोक भाषा। इन सभी का क्या है, यहाँ पे 3 भाषाओं का सम्मिश्रण मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर अपन बात करें छंद के बाद, छंद रस की जहां अपन बात करें तो यहाँ कवि ने जो है एक तो श्रृंगार रस का वर्णन किया है, दूसरा आपके मानविक अलंकार का वर्णन, श्रृंगार रस के बाद में वियोग श्रृंगार, और तीसरा वात्सल्य रस, माँ और बच्चे के प्रेम की जहां बात आती है। ये 3 रसों का जो है वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें आगे अलंकारों की, अलंकारों में पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार, फिर अलंकार में दूसरा अलंकार आता अंत्यानुप्रास अलंकार, फिर तीसरी बात करते हैं अपन मानविकरण अलंकार, चौथी बात करते हैं अपन तो किसकी, रूपक अलंकार, और पांचवी बात करते हैं उपमा अलंकार। इस प्रकार से इन्होंने जो है अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अब हम आगे बात करें अंत में, तो साहित्य परिचय में हमने को इतना ही ध्यान रखना है कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। इन्होंने उर्दू में भी अपना योगदान दिया है, उर्दू शेरो शायरी में भी अपना योगदान दिया है, साथ ही साथ जो है इन्होंने हिंदी और लोक भाषा का प्रयोग किया है, और उर्दू छंदों का उपयोग हिंदी में प्रयोग करके इन्होंने हिंदी में भी उनकी जो है गहरी पेट बनाने का काम किया है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ का जो है कवि परिचय और पाठ परिचय हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे 4 नंबर के जो सवाल हैं, जिसमें कवि परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनका जीवन परिचय और पाठ का सार, ऐसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं तो वो हम आसानी से कर सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।